तो आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, कर दो। तुंगभद्रा नदी के पास कैसे पूरे साउथ इंडिया में उसको सम्राट को हमने बढ़ाया। जानकारी हमें कैसे मिली हमने जाना कि लंदन लॉर्ड मैकेंजी ने 1800 इसके बारे में पता लगाया, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सिविल ने किताब लिखी है द फॉरगॉटन एम्पायर। ये किताब का नाम है, ये किताब और नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का है। तो इन सब किताबों को पढ़ने के बाद ही हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये सब। और इसके अलावा जो विदेशी अकाउंट ट्रेवलर्स थे जिन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे हैं, उन अकाउंट्स के माध्यम से हमें उस साम्राज्य के बारे में उस साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, साहित्यिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो साम्राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जैसे कि हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी कि हरिहर प्रथम ने शासन किया, बुक्का ने शासन किया, फिर हरिहर प्रथम शासन किया, फिर महत्वपूर्ण शासकों में बुक्का प्रथम भी और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को और बहमनी साम्राज्य जो उनका अनवरत चल रहा था साम्राज्य। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि देखिए किस तरह से देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज बहमनी फिरोज से किया। और सबसे पहले मुसलमानों सैनिकों की भर्ती उसने अपनी सेना में देवराय प्रथम, ये सब क्वेश्चन पूछा जाए। देवराय द्वितीय में आ जाइए तो आपको मुझे पता है कि 2000 तुर्क बंदूकधारियों की उसने भर्ती की। और क्यों भर्ती कि हमें बहमनी साम्राज्य पराजित करने में तो यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात हमको लगता है कि नहीं आनी चाहिए। अपने सिंहासन के समीप कुरान को देवराय द्वितीय, इसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसने मस्जिद बनाने की अनुमति भी दे रखी। तो इसको हम कैसे हिंदू साम्राज्य कहेंगे? हिंदू साम्राज्य कहेंगे, हिंदू शासक थे, लेकिन हम कहेंगे कि जो पॉलिसी थी वो टॉलरेंस सहिष्णुता की बात, और उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं व्यापारिक कारण ही आएगा। क्योंकि जो भी अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी अपने सोसाइटी में या अपने साम्राज्य में, वो व्यापार से होगा। तो इसलिए हमें सभी धर्मों को संरक्षण देना पड़ेगा, तभी समाज में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक कारण ये है महत्वपूर्ण कारण, ठीक है, हिंदू साम्राज्य तो था। इसके अलावा हम देखेंगे कि संस्कृत का तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा है। लेकिन संस्कृत के किताबों का तमिल में, तेलुगु में ट्रांसलेशन हुआ। आगे तो किंग आएगा, मैंने बताया कि करीब 4 वंशों में शासन किया है। एक ही वंश थी लेकिन बदल के। सबसे पहले संगम वंश था, फिर सुलभ वंश था, फिर तुलभ वंश था, और उसके बाद अरबिडू वंश था। तो करीब ये हम मान के चलिए कि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1565 में जो कालीकोटा का युद्ध है उसके बाद ये साम्राज्य खंडित हो गया। इस साम्राज्य का मतलब आपको जानना कि प्रमुख इसमें जो मैंने कल बातचीत करके आपको समझाया कि आपके झगड़े का कारण क्या ये समझना, ठीक है। झगड़े का कारण है नहीं, एक ही चीज़ को आप करेंगे राइट, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जैसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है। जैसे पढ़ने, जब आप पढ़ें और कंफ्यूज ना, आप किताब पढ़ें और कंफ्यूज ना, तो उसके लिए जब कुछ बेसिक से मैं बोलता हूँ उसको अगर नोट कर लेंगे, और उसके बाद अगर
स्टडी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2 लेक्चर में तो खत्म हो जाएगा, बहुत ब्रॉड होता है अध्ययन। जैसे टीचर क्या होता है कि जैसे टीचर ने जो सीखा वो आपको सिखाए, लेकिन सीखा का खुद के मेहनत से। तुम भी अगर सीखोगे कुछ तो खुद के मेहनत से, और तो तुम जो सीखोगे वही तुम्हें नेक्स्ट सिखाओ नेक्स्ट। और इसी सीखने में ही वृद्धि होनी चाहिए, गुणात्मक वृद्धि का डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टैंड? किताब तो बहुत लोगों के पास रखी हुई है लेकिन सीख नहीं पाता। देखो तीन फैक्टर हैं जो मैच वो ये है। कृष्णा है, बंदरा है, इसको बोलते हैं राइट टू गो। अंडरस्टैंड? इसके बाद इधर कृष्णा जाती है ये गोदावरी नदी। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पोर्शन को ये भी कैप्चर करना चाहते हैं प्राइमरी, और इधर आपके उड़ीसा है। उड़ीसा पे किस वंश का शासन है? गजपति वंश का। एक तो ये एरिया और एक तो दूसरा ये एरिया, दो एरिया हो। और ये आपका इधर विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य का मैंने बताया कि कैसे एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ तो इसने इधर भी जीता, इसको भी जीता, इसको भी जीता, तब तो विजयनगर साम्राज्य उसका प्रथम ने इसको एस्टैब्लिश किया। और फिर जैसे वीक होंगे तो सब फिर इंडिपेंडेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया वही सिचुएशन है। और ये फर्स्ट कारण हो गया, ये सेकंड कारण हो गया, और तीसरा ये जो कोस्टल एरिया यहीं पर है गोवा, दामोद और एक जगह है चौल। ये सब बंदरगाह जो व्यापारिक बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो और इसी एरिया को बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण तटीय क्षेत्र। तो इसको मराठा, इसी क्षेत्र में मराठों का अभी भी यहाँ मराठे थे। बाद में हम मराठे चलेंगे तो मराठे पढ़ेंगे। तो यही एरिया शिवाजी वगैरह का जो इसी एरिया में आगे चलते और ऊपर प्राइमरी साम्राज्य। तो ये इस एरिया को कभी कैप्चर कर रहे हैं, कभी इस एरिया को कैप्चर, कभी इस कैप्चर। तो ये चाहते हैं कि हम कैप्चर करें। ये पूरा तीनों जब आप पढ़ेंगे पढ़ेगा तो तीन का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। विजयनगर और प्राइमरी साम्राज्य के संघर्ष के क्या कारण थे? तो आप लिखेंगे फर्स्ट रायचूर, सेकेंड कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, क्योंकि यहाँ से भी ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ से भी ये महत्वपूर्ण है व्यापारिक क्षेत्र। ठीक है, नंबर 2। और थर्ड का लिखेंगे कोंकण क्षेत्र के जो बंदरगाह मराठा क्षेत्र। ठीक है, 3। अब आप जब पढ़िएगा, जैसे कल से मैंने आपको विभिन्न महत्वपूर्ण शासकों के नाम बताए हैं, उसमें देखिएगा जो संघर्ष हुआ है उस संघर्ष में कौन क्या जीता। तो आप पढ़ेंगे कभी अब श्री कृष्ण देव राय, जो बहमनी साम्राज्य इतना बड़ा है, लेकिन तो बहमनी साम्राज्य में जब संगम वंश समाप्त होता है और सुलो वंश आता है, सुलो वंश के बाद तुलो वंश आता है। तो तुलो वंश का जो शासक है, क्योंकि तुलो वंश ऐसे नहीं आता, कहते हैं प्रथम बला प्रहड़ शासन था, इस शक्ति से शासक को हटाया गया और दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया गया। तो जो शासक बना उसका वीर नरसिम्हा नाम, तो गौवंश का जो पहला शासक है उसका नाम था वीर नरसिम्हा। ये सब इसको आप नोट रखिएगा। ये 3 पॉइंट आप नोट रखिएगा। कभी भी जब पढ़ेंगे, आप खुद से जब पढ़ेंगे, तो किताब में लिखा हुआ तो नहीं मिल रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो फट से समझ में आ जाएगा कि डेल्टा का क्षेत्र क्या है, कृष्णा गोदावरी का, ये भद्रा
कृष्णा के बीच रायचूर द्वार क्या है, और ये जो 3-4 बंदरगाहों के नाम बताए उसको लेकर संदर्भ है। देखिए अभी अगर हम देखेंगे 1500 करता है वीर नरसिम्हा, इसका कचिन बल्लभ था कृष्ण। देखिए राय सब बार बार आ रहा है। राय का मतलब यहाँ पे किंग से राजा से, हरिहर राय लिखते थे, फिर देव राय फर्स्ट, देव राय सेकेंड, ऐसे कृष्ण देव राय ना, और राय मीन्स यहाँ पे किंग से निकला। ठीक है, अभी देवराय फर्स्ट पढ़ाया मैंने आपको, देवराय सेकेंड पढ़ाया। ये देव सबसे जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक, अभी आपको क्यों बताएं, सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था कृष्णदेव राय को बताया। किसी ने देखा तो नहीं अपने आप, अब हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया और उसके अकॉर्डिंग निकाल कर रखा कि सबसे महत्वपूर्ण, और इसका जो पीरियड इन्होंने का है 1509 से 1529-30 है। इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। इसके सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ देवराय प्रथम आपको मैंने बताया, उसको कायदे से पढ़ लेना है, देवराय द्वितीय को पढ़ लेना है, कृष्ण देवराय, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक ना एक 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको विजयनगर साम्राज्य से मिलेगा। ये तो 3 इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है जो फॉरेन अकाउंट ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या लिखा है अपनी किताब में, तो वो आपको कोटेशन लिख देगा एग्जाम में और बताएगा किसने किसके अनुसार, तो आपको बताना पड़ेगा। अब वो आप कैसे बताएंगे उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप जान पाएंगे कि किस फॉरेन अकाउंट ट्रेवलर ने किसके बारे में क्या करना है। उसका ट्रिक है कि वो कभी आप गलती होगा ही, और ट्रिक आप उसे अगर याद करेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो यानी कि अब कृष्णदेव राय के समय पर हम आएंगे तो पहले हम थोड़ा सा एक समग्र अध्ययन करें कि उसमें भारत की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो हम देखेंगे भारत की जो स्थिति है कि ऊपर तो मुगल साम्राज्य है, अकबर की डेथ हो चुकी है और जहांगीर बादशाह बने 1505 में, अंडरस्टैंड। तो यानी कि मुगल साम्राज्य का और इधर विजयनगर साम्राज्य का कोई कॉन्टेक्ट नहीं, दिख नहीं रहा, कोई कॉन्टेक्ट है। उत्तर भारत, फिर इधर चले आएंगे दक्षिण में उत्तर बैगनी साम्राज्य, अब नीचे क्या है, यानी कि भारत में कितने साम्राज्य हैं समकालीन। और इसी समय में एक विदेशी यूरोपियन कंपनी है पुर्तगाली, जो आकर उन्होंने कोचीन जमहूरी था, उससे उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, वो आकर यहाँ पर फंस गए 1498। अब व्यापार कैसे हो रहा हमें ये सोचना है, उस समय बड़ा सोचना है। जैसे जो व्यापार होंगे इधर से अरब से, लाल सागर से या फारस से खाने से, ऐसे होंगे। और जो पुर्तगाली जो व्यापार करेंगे तो वो तो यूरोप से निकलेंगे और हिंद महासागर में आएंगे, अफ्रीका होते हुए, और वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर रास्ता 1453 में रास्ता बंद कर दिया गया है कस्तूरबा की, तुर्कों की कस्तूरबा पर विजय पढ़ा नहीं पड़ा, नहीं पढ़ा। लाल सागर से जो रास्ता जाता था, जैसे सारे व्यापार इस रास्ते से, इस रास्ते से आप मैप देखेंगे, ये इस वर्ल्ड मैप बहुत दूर है वहाँ पर, यहाँ इधर सामने लगा होता है। तो जो लाल सागर था वो मतलब इस दुनिया के मतलब उससे जो है बंद कर दिया था सीमा। ऐसे लोगों में समझा दूँगा, बहुत आसान है, बहुत वर्ल्ड का मैप हमको वहाँ जाना पड़ेगा।
आराम से लगी, ये हमको देखिए ये वर्ल्ड का मैप, ठीक है, वर्ल्ड के मैप पे देख लीजिए, है ना, देख रहे सब लोग, ये भारत, ठीक है, ये भारत है। और देखिए यहाँ पर आपको ये लाल सागर मिलेगा, भारत से खाड़ी मिलेगा। तो मैक्सिमम जो व्यापार यूरोप है, देखो यूरोप से जो व्यापार होते थे वो इसी रास्ते से होते थे, ये रेड सी होते हुए, ये रेड सी होते हुए भूमध्य सागर रेड सी होते हुए और क्या चल रहा है, और यहाँ व्यापार करते थे इस रास्ते से, सारे व्यापार इसी रास्ते से। तो ये रास्ता जो है यहाँ पर है तुर्की में, इस एरिया को उसने बंद कर दिया, पश्चिम दुनिया के थ्रू आता है, इसको इस्तांबुल बोलते हैं वर्तमान समय में पश्चिम दुनिया को क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। उस रास्ते को बंद कर दिया, इधर से नहीं आने देंगे यूरोप वालों। तो अब यूरोप के लोग कैसे पहुँचे व्यापार करने के लिए एशिया के रास्ते, ये रास्ता बंद हो गया। तो उन्होंने इधर से घूम के, ये अफ्रीका नीचे अफ्रीका है, ऐसे घूमते हुए यहाँ उत्तमाशा अंतरिक्ष बातुलोमो रियाज नाम का उन्हें खोज की, और यहाँ से भी वो ऐसे घूमते हुए इस तरह, मैंने बताया ना कि देखो इस तरह से ये आया, और ये अरब के लोग इस तरह से व्यापार करते हैं, अंडरस्टैंड। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस समय का सिचुएशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, जो रास्ता कौन रोका था, किसको धर्म युद्ध चल रहा था यूरोप के बीच में, यूरोप में भी दो पोर्शन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट तो थी, हाँ, लेकिन दो एक साम्राज्य, एक रोमन, दो भाग, एक रोमन साम्राज्य था और एक ये इस्लाम का इसको बोलते हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, नहीं ऑटोमन साम्राज्य तुर्की को बोलते हैं, उसका नाम था बैजेंटाइन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो दो भाग हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, जो पश्चिमी था, नहीं जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो हो गया बाइजेंटाइन साम्राज्य, उसका केंद्र यूनान, ठीक है। तो यूनान के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आते थे, जिसको उसी रास्ते से व्यापार होता था, इस रास्ते को उन्होंने की, तो इधर से उनको आने नहीं दिया, इधर से आप नहीं बताया। तो ये तभी तो फिर नाविक खोजें हुई थी, और खोजने निकले थे भारत को, पहुंच गए थे अमेरिका की खोज हो गई, यानी कि आप जान लीजिए। और अमेरिका की खोज ने विश्व को बदल दिया, विश्व की पॉलिटिक्स को चेंज किया, क्योंकि अमेरिका गए तो अमेरिका में उनको बहुत सोना चांदी मिल गया, और उस सोना चांदी से जब उन्होंने व्यापार किया तो व्यापार किया तो एक नए वर्ग का उदय है, और उसी वर्ग ने फिर सामंतवाद को समाप्त कर दिया, और फिर दुनिया में परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि उस वर्ग ने राजा की मदद की, फिर राजा को कंट्रोल करने की शुरुआत की, इसको बोलते हैं संवैधानिक रास्ता। उसके बाद तब जाके लोकतंत्र बहुत लेट में आया, लेकिन वो लोकतंत्र तब आया है जैसे समाज में कई वर्ग बन गए, समाज में जैसे एक तो ऊपर का अगर कुलीन वर्ग, इसको बोलते हैं मध्यम वर्ग, इसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। यहाँ सबसे ऊपर था किंग, समझ लीजिए, तो शॉर्ट मैक्सिमम शासन नहीं करते, लोगों का शोषण करते थे, ये भी कम लोग। क्योंकि तो व्यापार जो अमेरिका की खोज के बाद जो होगा, ये वर्ग मजबूत हो, ये वर्ग मजबूत हो, और इस वर्ग ने इसके साथ में मिलकर इनको समाप्त कर दिया, जिसे कहते हैं सामंतवाद का पतन, ठीक है। तो इनको समाप्त किया। अब ये कह रहे हैं कि राजा को कंट्रोल हम करें, तो हम जैसा चाहें वैसा राजा करें, तो है संवैधानिक रास्ता, ठीक है। लेकिन बेचारे इनकी स्थिति बड़ी खराब है, इनका तो तभी ये से तभी शोषण हो रहा था, तो ये आया तभी शोषण हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाहिए लोग, और इसलिए फिर दुनिया में क्रांतियाँ शुरू हुई, अमेरिका की क्रांति, उसके बाद फ्रांस की क्रांति, उसके बाद यूरोप में मैक्सिमम देशों में क्रांति 1848, ठीक है। और उसी क्रांति का प्रभाव था कि जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, वो सत्ता में कौन सी सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार होना पहले विकास था,
राजतंत्र, फिर संवैधानिक राजतंत्र और उसके बाद लोग क्रमिक विकास। आज हम जिस जहाँ पर खड़े हैं, अब आज से 50 साल पहले भी लोकतंत्र था, आज भी लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में सिस्टम जैसे जो कमियाँ होती जा रही हैं उसको दूर किया जा रहा है, सिस्टम को। अच्छा, इंटरनेट था उस समय, आज से 50 साल पहले मोबाइल था, कंप्यूटर था, अरे ना किस लिया लोगों की स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा रखने जाए, ये तो सरकार के सामने है लोगों की सोच। तो ऐसे दिन ब दिन डेवलपमेंट होगा। आप देखते हैं डेवलपमेंट के बाद लोग कहाँ पर देखना, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि जिस समय केशवदेव राज धरती पर बैठे हैं, उसको सबसे महान शासक कहा जाता है विजयनगर का। उस समय यहाँ जहांगीर बैठे हुए हैं, यहाँ बहमनी साम्राज्य है और नीचे विजयनगर साम्राज्य है। व्यापार के लिए इधर से आ रहे हैं अरब के लोग और फारस के लोग जो व्यापार कर रहे हैं, वो इनसे भी व्यापार करेंगे, इनसे भी व्यापार करेंगे, इनसे भी व्यापार करेंगे। और एक नए यूरोपीय जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, जो 1498 में आ चुके हैं पुर्तगाल। तो आपको मैं थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में बताता हूँ। तो पुर्तगालियों की स्थिति ये हो गई थी कि इन्होंने इस पूरे समुद्री मार्ग को अपने कैप्चर कर लिया और उसके नीचे अगर यहाँ तक कैप्चर किए और इधर आकर इधर जाने के लिए इसको बोलते हैं कैम्बे। आगे चलते गुजरात में हम बात इसको बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं, मैंने बताया था स्टेट ऑफ मलक्का। याद है स्टेट ऑफ मलक्का? लड़की मैंने बताया था स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का यानी कि अगर कोई भी ट्रेड होगा तो बिना पुर्तगालियों की अनुमति के ट्रेड, वो उसके बदले में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत। क्वेश्चन पूछता है कि कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो वो पुर्तगाली। यहाँ तक अगर मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर को भी अगर व्यापार करना होता था तो उनको कर देना पड़ता था पुर्तगालियों को, तब उनके जहाज समुद्र में आ और जा सकते थे। अगर नहीं देते तो उसको लूट लेते, उसकी सुरक्षा है, उसको कार्टेज बोलते हैं। जाने रही ये बाहर से आके लोग, क्योंकि उनके पास तकनीकी थी। अभी 1500 में बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, लेकिन हमसे वो स्मार्ट थे। स्मार्ट का मतलब तेज होते, तभी तो हम वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। उनको हमने नहीं हराया पुर्तगालियों को। जब अभी अंग्रेज आएंगे तो वो हराए, पूरे व्यापार को नहीं कर सकते, हमने नहीं हराया। अब ये सीधे उसमें, ठीक है। इसको आप सुनिए तो, लेकिन इसको याद कहीं अपना बना लीजिए, मैप बना लीजिए, नोट बना, घर पे जाके एक बार स्टडी कर लीजिए, तब मजा आएगा, समझ में आता जाएगा। तो किसके राय के बारे में बता दें आपको, ठीक है। कल कहाँ तक तुम लोग पढ़े थे? देवराज हो गया था। क्या लिखा था? लास्ट लाइन हाँ, क्या लिखा था? मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दी। अच्छा, ये लिखा था।
ट्रेवलर हैं, फरनाओ मुनीज नाम है, फरनाओ मुनीज नाम होगा, ये पुर्तगाली ट्रेवलर है और 1535 में यानी कि केडी राय के डेथ के बाद है भारत की बात फरनाओ मुनीज। तो इन्होंने अपने ट्रेवलर अकाउंट में देवराय सेकंड के बारे में आए 1535 में, लेकिन उन्होंने पहले जो लिख रहे हैं उसमें देवराय द्वितीय के बारे में क्या क्या लिखा है उसको आप जानिए, तो उससे आप ये जान पाएंगे कि देवराय द्वितीय का जो शासन था वो कितना शक्तिशाली था कि कहाँ कहाँ से वो टैक्सेस ये उस ट्रैवलर ने लिखा, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर ये सोचना है कि क्या वो सही था या गलत था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। क्या लिखा देखिए फरनाओ मुनीज में, सर क्या लेखन फरनाओ मुनीज फरनाओ कब आया था, इससे कन्फ्यूजन ना 1535 में आया था ये आप देखा मिल लीजिएगा। मुनीस के अनुसार देवराय द्वितीय ने श्रीलंका, पुलिकट, पेगू तथा पेनासारी से कर वसूला था। अब सिर्फ इस लाइन का अगर एक्सप्लेन करें तो श्रीलंका देख रहे हैं आप विजयनगर से नीचे ही तो पेगू और पेनासारी कहते हैं, ये आप अगर देखेंगे बर्मा का जो एरिया वहाँ पर ये बर्मा कहाँ पर लेकिन बगल में दाहिने तरफ म्यांमार, ये देखेगा अब यहीं पे आपको मिलेगा ये सब। सोचिए यहाँ पर है आपका ये विजयनगर साम्राज्य और इसके लिए यहाँ झगड़ा हो रही है, आम उत्तरी सरकार बोलते हैं इसको, ठीक है ये जाना तो इसके मतलब ये कोस्टल एरिया। अब इन्होंने तो यहाँ से श्रीलंका यानी कि इनकी नेवी की नौसेना अच्छी रही हो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि यहाँ से इन्होंने ये यहाँ इधर तक और यहाँ के लोगों से भी इन्होंने टैक्स वसूल किया, यानी कि इनकी नौसेना अच्छी रही देवरादून। और मैंने आपको बताया है कि इसने अपनी सेना में 2000 तुर्क दलियों को भर्ती किया। इसके अलावा ये अरब से जो व्यापारी आते थे उनसे उसने सबसे ज़्यादा घोड़ों को खरीदा था। घोड़े वो इंडियन घोड़े नहीं रखते थे, घोड़े वो अरब और ईरान से जो आते थे उस क्षेत्र से उन घोड़ों को अपनी सेना को कैसे वो क्या करेंगे मजबूती बढ़ाएंगे। तो देखिए तो बहुत अच्छा मार्क है। अभी देखिए उड़ीसा का जो पोर्शन है, अभी जब ऊपर आप देखेंगे ये ऐसे है, अब उड़ीसा इधर कैप्चर करना चाहते हैं विजयनगर साम्राज्य इस एरिया में, उसी को मैंने बताया था गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा जो ये एरिया ये यहाँ गजपत वंश का शासन है, ये इधर जीतना चाहता है, ये अपने साम्राज्य को इस डेल्टा को कवर करना चाहता है। अंडरस्टैंड। और जब तक विजयनगर साम्राज्य के शासक स्ट्रांग होंगे तब तक उस एरिया को विन करके अपने साम्राज्य में काम करेंगे, और जैसे वीक होंगे वैसे ये इधर से इसको सटा लेंगे, इधर से बैमनी जो है वो इसको जीत लेंगे, और इधर चोट दाभोल और गोवा जो है वो कब्जा कौन कर लेगा, बैमनी साम्राज्य कर लेगा। अंडरस्टैंड। यही तीन है, एक दो और ये तीन। अंडरस्टैंड। ये मैप पे अगर आप पढ़ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, जरूर कभी भी आप बंद करेंगे आपके सामने। ये देवराय द्वितीय
जैसे आपके नॉलेज के लिए कि आप ये बता सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए कि देवराय की सेना स्ट्रॉन्ग थी श्रीलंका से भी उसमें, और पेपर से भी तेरी शराब से भी उसमें टैक्स वसूल थी। तो इसकी जानकारी है 1535 में जो पुर्तगाली ट्रेवलर आया था फर्नांडीज, उसके अकाउंट से पढ़ा। अंडरस्टैंड? इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात संगम वंश में कमजोर शासक हुए, कमजोर शासक हुए तथा अंतिम शासक विरूपाक्ष तृतीय हुआ। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष तृतीय हुआ, जिसके समय में या जिसका समकालीन बहमनी शासक मोहम्मद खां तृतीय था, जिसका समकालीन मोहम्मद खां तृतीय था। मोहम्मद खां तृतीय के, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहम्मद खां तृतीय के प्रसिद्ध मंत्री महमूद गवानी विजयनगर से गोवा, चौल एवं गागोल बंदरगाह जीत। इस लाइन को दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि देवराय तृतीय तक जो साम्राज्य बहुत बड़ा था, स्टैब्लिश था, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसको उत्तराधिकारी हुए, कमजोर हुए। अंतिम शासक जो था वो विरूपाक्ष तृतीय था, और वो कमजोर था, तो जो उसकी टेरिटरी थी धीरे धीरे उस पर बहमनी साम्राज्य ने उस पर कब्जा कर लिया। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद शासक आएंगे वो अभी और कमजोर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सालू वंश है। सालू के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिए कि इसकी जरूरत नहीं, आप सीधे तुलो वंश तुलो, ये चारों वंश के नाम तो आपने कल लिखे ही होंगे, मैंने बताया था। तुलो वंश में कृष्णदेव राय 1509 से 1529-30, क्योंकि समय बहुत जल्दी खत्म हो गया। कृष्णदेव राय उपाधि लिख लो, क्या क्या उपाधियाँ दी थी, ब्रैकेट में लिखते हुए लो। यवन राज स्थापना 4, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। यवन राज स्थापना 4, ये तो उसकी उपाधि थी कृष्णदेव राय की। दूसरी उपाधि आंध्र भोज, आंध्र भोज। अभिनव भोज, एवं आंध्र पितामह।
का समकालीन उड़ीसा का गजपत नरेश प्रताप रुद्र कृष्णदेव राय का समकालीन उड़ीसा का गजपत नरेश प्रताप रुद्र। एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गजपत वंश का संस्थापक कौन था, तो पूछा नोट कर लीजिए यहीं पर। जब आप उड़ीसा का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर नोट कीजिएगा। गजपत वंश का संस्थापक कपिलेंद्र। उड़ीसा के गजपत वंश का संस्थापक कपिलेंद्र हुए, फिर पुरुषोत्तम हुए। पुरुषोत्तम के बाद हम ये जो पढ़ रहे हैं प्रताप रुद्र तीसरे। उड़ीसा में जो गजपत वंश है, इससे पहले वहाँ भौंकर वंश जब समाप्त हुआ तो दूसरा वंश आया गजपत वंश। गजपत वंश से भी सवाल पूछता है, भौंकर वंश से भी सवाल पूछता है कंपटीशन में। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे को हम विजय नगर एक अलग उड़ीसा का अलग इतिहास पढ़ा, वो अलग नोट डाउन था उड़ीसा का। तो अब आपको भी सीरियसली जब उस लेवल पे जाके एग्जाम देंगे तो आपको भी उड़ीसा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा अलग से कि कौन मंदिर कब बना, कोणार्क मंदिर कब बना, किसने बनवाया, और किस वंश का शासन था। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे भारत में कौन सा ऐसा वंश था जिसके जो शासक 1/3 महिलाओं का शासन, भौंकर वंश है उड़ीसा। उसको आप पढ़ेंगे तो कहाँ से पूरा सिलेबस जब देता है एग्जाम में तो वो सवाल कहाँ से पूछे कुछ पता है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको एग्जाम देना है तो पहले जो 10 सालों का साल क्वेश्चन, 10 सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जब साल भी हो तो उसको पढ़िए तो वाइड आपकी नॉलेज है। बस सिर्फ इतने कि सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़िए या सिर्फ दिल्ली सल्तनत को पढ़िए या सिर्फ मुगल सम्राट पढ़ लिए तो हमको क्वालिफाई करेंगे, नहीं। भारत के एक कोने को पढ़ना है, असम को भी पढ़ना है, नागालैंड मिजोरम को भी पढ़ना है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं और जोड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तब तक कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा और आप क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। और उसके लिए आपको मेहनत करना है, बहुत कठिन नहीं है, 3 महीने जम के पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन जम के भी मेहनत करना है। प्रताप रुद्र था उड़ीसा का शासक, कृष्णदेव राय का समकालीन, जिसको कई बार कृष्णदेव ने पराजित करके उसके किलों पर अधिकार किया। उसमें कटक पर आक्रमण, कटक पर उड़ीसा की कैपिटल कटक थी। अभी भी कटक है ना, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? नहीं, उड़ीसा के समय भुवनेश्वर कटक कटक नहीं सब उड़ीसा का जिला होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक। हाँ, गुड, वेरी गुड। क्या लिखा है तुमने कि कृष्णदेव राय ने प्रताप रुद्र की राजधानी कटक पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर संधि कर। अच्छा, इतना आप पढ़ रहे हैं तो महिलाओं की स्थिति के बारे में कभी आपको पूछा जाए, लेकिन महिलाओं की स्थिति जो थी, वो युद्ध होता था तो जो कोई हार जाता था तो अपनी लड़की का विवाह कर दीजिए थे, तो महिला की कोई स्थिति अच्छी। इसके अलावा एक यहाँ देवराय द्वितीय था, तो देवराय द्वितीय के समय में जब सामंतों का झगड़ा होता था तो वो कहता था कि द्वंद्व युद्ध मतलब मल्ल युद्ध से, और उसमें जो जीतता था उसको पुरस्कार के रूप में लड़की दी जाती, जो जीतता था। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, नहीं। क्या लिखेगी? सर क्या बताएं इसके परिणाम स्वरूप क्या है? कटक को जीता तो प्रताप रुद्र ने
पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से करके संधि का। प्रतापरुद्र ने यानी कि उड़ीसा के किंग ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से करके संधि का। अब जाहिर सी बात है कि उस समय पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसे उनकी मर्जी का कोई वो ही नहीं है। मैं पिता हूँ, मैं अपनी पुत्री का शादी करना चाहता हूँ कहीं, तो उसकी मर्जी चाहे है चाहे नहीं है, वो कितने वर्ष की है, वो कितने वर्ष का, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो कई लोग हैं कहते हैं बड़ी अच्छी तो अपने कर बताइए, तो वो अपनी मैट्रिक पीरियड की बातें करने लगते। तो उन्होंने कहा 2, 4, 10 का नाम बता पाएंगे संपूर्ण समाज में। जैसे बड़े घर की जो लड़कियाँ हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और मिडिल क्लास की लड़की है, जो लोअर क्लास की लड़की है उसकी स्थिति नहीं खराब है, तो कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर विधायक को सांसद की लड़की है तो वह सोचता है, मिडिल क्लास की लड़की है, कॉमन फैमिली में परेशान मजदूर की बेटी है तो लड़की है। तो वो भी वैदिक पीरियड में जो महिलाएं पढ़ी भी लिखी होंगी, तो वो जाहिर सी बात है ऋषि मुनियों के या घर में रही होंगी, जिसकी वजह से उनने सीख लिया होगा, तो पढ़ लिया होगा। अब वो महिलाएं नहीं रही होंगी जो नीचे तबके की नहीं इसमें है। आगे चलते कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा, बीजापुर और दीगर के सुल्तानों को उनके राज्यों में घुसकर पराजित किया। गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर के सुल्तानों को उनके राज्यों में घुसकर पराजित किया। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो अभी आपको मैंने बताया ना, यवन राज स्थापना चाल की उपाधि बताई थी ना मैंने। अब उस लाइन को वो उपाधि क्यों धारण की थी यहाँ पर बताया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह तुर्की को, उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह तुर्की को बीजापुर एवं बीदर की कैद से मुक्त कराया। बीजापुर एवं बीदर की कैद से मुक्त कराया। इसी के उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापना चाल की बात आ रही। में रायचूर दोआब को इस्माइल आदिल खान ने पुनः जीत लिया। 1520 में इस्माइल आदिल खान ने, यानी कि बीजापुर के इस्माइल आदिल खान पुनः जीत लिया। जिसको कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः विजित कर दिया। देखिए पुर्तगाली आ गए ना, पुर्तगाली का इंटरफेरेंस होने लगा, पुर्तगालियों की सहायता से पुनः जीत। पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय के संबंध अच्छे थे। तो आपको थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ कि देखो अभी तक घोड़े जो ला रहे थे वो ला रहे थे अरब व्यापारी, ईरानी व्यापारी, लेकिन अब कृष्णदेव राय जो है इनसे अब नहीं ले रहा है, बल्कि किससे व्यापार कर रहा है? पुर्तगालियों से व्यापार। और पुर्तगाली उसके बदले में उसकी हेल्प कर रहा है। घोड़ों की आपूर्ति उसे पुर्तगाली ही करते थे। घोड़ों की आपूर्ति उसे पुर्तगाली ही करते थे।
इतना लिखिए, इसके ऊपर इतना समझ लीजिए कि मतलब देखिए चेंज कैसे गए, तो उसको स्टे बाय को अपना एक्सपेंशन करना है या अपना जो एक्सपेंशन किया है उसको सुरक्षित रखना है। तो आपको जो निकाली है उनसे अपने संबंध अच्छे रखें, उनके जो राजनयिक हैं, उनके जो दूत हैं, उनको अपने व्यापार में संरक्षण दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई किला बनाने की डिमांड कर रहे हैं निकाली, तो उसको भी मान रहा है और अपने राज्य क्षेत्र में उनको किला बनाने की अनुमति दे रहा है। किस मिल रहा है, क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी होगी ना, कोई इसमें पॉलिटिक्स होगी, तब तो भी हमारे अगेंस्ट जब जो है या बैमनी सम्राट है उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन अधिकारियों को लेवल जाता है। अब इसकी साहित्यिक इसने 2 किताबें लिखी हैं, उस किताब के बारे में पूछा जाता है। इस 2 किताब का नाम इसमें किसने लिखा है? एक किताब है आमुक्त माल्य, आमुक्त माल्य, मोती की माला है। आमुक्त माल्य माला होता है, इसकी रचना तेलुगु भाषा की होता है पहली बार। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आप लोग पढ़िएगा। बस यार ये रिलीजियस है, जो पॉलिटिकल भी सिद्धांत दिखा कि राजा को क्या क्या करना चाहिए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इस किताब में, इन्होंने एक अनुवाद संघ की, एक महिला अनुवाद संघ के अंडाल नाम सुना आप लोगों ने? संगम, अगर संगम साहित्य पढ़ा होता है प्राचीन काल, जब चोर चेर और पांड्य के बीच में संगम हुआ था, संगम काल हुआ। प्राचीन काल का इतिहास इसने पढ़ाया हुआ, बताया नहीं पढ़ाया, उसमें 12 संत की भी वैष्णव संप्रदाय, इसमें एक अलवार संत, 2 प्रकार के संत, एक अलवार और एक नैना। अलवारों के 12 संत थे, उसमें एक महिला संत, इसका नाम था अंडाल। तो अंडाल, इस किताब में कुछ अंडाल और भगवान रंगनाथ के विवाह का वर्णन है। तो आप लिख सकते हैं रंगनाथ कौन है? रंगनाथ भगवान विष्णु के अवतार। ये लोग वैसे कृष्ण को ही मानते हैं ना सर? वैसे कृष्ण के मतलब कि ये वो थे, मतलब जो ये वंश था वो कृष्ण का ज़्यादा तो मतलब, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, कुछ क्लियर नहीं कहा। क्योंकि जो कुछ वैष्णव भी करते थे, शहर भी करते थे, दोनों करते थे। क्योंकि जो मंदिर बनाए गए हैं कृष्ण देवराय के द्वारा, मतलब मेरे ख्याल से, कौन सा मंदिर है वहाँ पे? विठल देव मंदिर, वो भी विष्णु का ही मंदिर, विष्णु का ही विठल स्वामी विष्णु का ही मंदिर है। महाराष्ट्र में। पता नहीं क्या स्वामी मंदिर है। कौन सा? रंगनाथ स्वामी मंदिर सब। एक शिव का भी और अब ये जानिए कि अभी आप लोग छोटी किताब पढ़ेंगे, मंदिर का निर्माण किसने कराया ये चलिए। लिख दिया गया कि कृष्ण देवराय ने बनवाया, बिहारी देवराय सरकार ने बनवाया, क्लियर नहीं। और ऐसे सवाल जब आते हैं कंपटीशन में, बच्चे पूछते हैं कि जवाब क्या है। जैसे आप लोग बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो 100 सवाल है, तो कम से कम 4-5 सवाल बाद में उसको रिजेक्ट करने पड़ते हैं। इतनी आपत्ति लगा के भेज देते हैं लोग सही को। तो कमीशन जो सही मानेगा, कमीशन सही मानेगा तो उस पर आपत्ति कैसे मानोगे? किताब में तो ये लिखा है, हम नीलकंठ शास्त्री की किताब दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक तो मानोगे। तो जब एक सवाल के कई उत्तर आते हैं, उस सवाल को रिजेक्ट करो। या तो अगर 2 ऑप्शन दे देते हैं कि कहते हैं ए भी सही है और सी भी सही है। ऐसे सिचुएशन आप लोग भी फेस करोगे आगे, हम लोग तो खैर फेस किए। जो लोग पढ़ के जाते हैं कि कोना, तो उसमें अगर गलत सवाल भी पूछ लिया तो उसके ऑप्शन को रिजेक्ट खत्म करना पड़ता। कमीशन के खिलाफ हम कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट चले जाते हैं, तो किताब का लगा के बेचते हैं। किताब में ये लिखा हुआ है, अब एक किताब में ये लिखा हुआ, दूसरी किताब में दूसरा चीज लिखा हुआ, तो दोनों टेक्स्ट में तब क्या करेगा कमीशन? तब ऐसे को प्रश्न को क्या करता है? सस्पेंड करता है।
जीरो, सबका माइनस। बहुत पालन हुआ है। इस बार यूपीपी में 25 क्वेश्चन, यूपीपी में 25 क्वेश्चन, हुआ होगा ना, होता है। 25 क्वेश्चन। तो लोग नाराज होते हैं यार, इतना मतलब इतने विद्वान लोग नहीं है कि बैठ के 100 प्रश्न बना लें, 100 प्रश्न के सही उत्तर दे दें। लेकिन हर एग्जाम हो, चाहे किसी नेट का एग्जाम हो और चाहे वो किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब्जेक्ट का एग्जाम, वहाँ समस्याएं। इसीलिए कहते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट। मैंने उनको बताया कि मुंबई सम्राट सिंह पवन के कारण तो जदुनाथ सरकार के जो फॉलोवर हैं वो आलू की मानते हैं, और जो सतीश चंद्रा के फॉलोवर हैं वो जाके की व्यवस्था मानते हैं, और जो लेonard कनाड के हैं वो प्रांतीय प्रशासन जो थे उसमें अधिक धन का प्रभाव हो, इस वजह से मुगल साम्राज्य करते हैं। जो जिसको मानता है उस बात को तो वही दिखेगा। उसके ऊपर जो सीख, इसीलिए कहते हैं टीचर से बड़ा आईएएस होता है। टीचर से बड़ा, टीचर ही तो बनाता है आईएएस, लेकिन वो टीचर एक समय पे जाके फिलोसफर हो जाता है, और उससे ऊपर जो आईएएस बनता है उसका जो मेंटल लेवल होता है वो उससे ऊपर आईएएस, टीचर से ऊपर, तब उसको वो कुर्सी दी जाती है। क्योंकि एक कॉमन जो दिमाग होता है वो कहता है किताब में जो लिखा नहीं हो चाहिए। टीचर का काम है किताब में जो लिखा उसको पढ़ा दे, पढ़ ले। और आईएएस का काम है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये किताब में सही लिखा है कि गलत लिखा है, सबसे ऊपर का चुनाव, उसी हिसाब से उसको पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हम तो मान लेते हैं किताब। एक दूसरी किताब है जामवती कल्याण, जामवती कल्याण। ये संस्कृत में कृष्णदेव राय ने जामवती कल्याण एक नाटक है, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम का। तीसरी नहीं, इस किताब के अंदर लिखा हुआ अच्छा जामवती कल्याणम है। अनिरुद्ध बस 2 ही किताब है, एक आमुद माल्य जिसमें मैंने बताया कि लिखा हुआ है तेलुगु भाषा में मोदी की माँ। नहीं, इसमें प्रेम कथा जो अंडाल थे और इसके विवाह का रंगनाथ जो विवाह का वर्णन है, इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र की बातें लिखी गई आमुद माल्य में। और जो दूसरी किताब वो तेलुगु में लिखी गई, ये किताब किसमें लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। और इस किताब के अंदर क्या है, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा परिणय, उषा मतलब उषा उषा मतलब वो पर्यायवाची है उसका। सूर्य की किरण जो होती है उसको उषा कहते हैं, और अनिरुद्ध सूर्य को कहते हैं। सुपर की मेरे ख्याल से जो उन्हीं का प्रेम करना, उसको उषा परिणय, तो दोनों के विवाह को उषा परिणय का उसमें वर्णन किया है इस किताब में, जामवती कल्याण। अब जामवती कौन थी भाई, इसको भी चर्चा होने लगी। तो जो आप जामवत थे रामायण में, उनकी लड़की का नाम था जामवती। इसमें और जामवती और कृष्ण का विवाह हुआ था। कृष्ण की 8 रानियाँ, इसीलिए मैथोलॉजी में नहीं जाता है, मैथोलॉजी में एक से एक कहानी। इस किताब में ये बताया गया कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियाँ थी, तो बहुत रानियाँ थी, लेकिन प्रमुख 8 रानियाँ। और 8 रानियों की दूसरी रानी थी, उनका नाम था जामवती। जामवती की उनकी लड़की जामवती, और शायद जामवती ने उसको जामवत को मार कर और कृष्ण से विवाह हुआ जामवती। और उसी का वर्णन है इस किताब में, उषा और अनिरुद्ध। तो तुम उसको मत जाइए, आप ये याद रखिए, बस आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो किताब का नाम लिखा है किसने लिखा है, ठीक है। ये तो आपको बहुत जानकारी है जो किताब खरीद के लाके पढ़ेगी। जामवती कल्याण दो भाषाओं में लिखा है, तेलुगु और एक तेलुगु में लिखा और एक संस्कृत में, ठीक है। ये 2 किताब है, ये इम्पोर्टेंट। इसने अपनी माँ की याद, अपने आर्किटेक्चर में आए, इसने अपनी माँ की याद में नागलापुर, ये सब ये प्रश्न दिया है। इसलिए राय ने अपनी माँ की याद में नागलापुर
किया आपने आस्पेस्ट नागला ये माँ के नाम से ये प्रश्न आया है, मुझे बिल्कुल याद है ये प्रश्न। ये शहरों का निर्माण किया शहर का निर्माण किया उड़ीसा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन का निर्माण करा। उड़ीसा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन ब्रेकअप में तो सिंहासन मंच का निर्माण करा। जैसे सब नगर है ना। हाँ, तो शहर का निर्माण करा। शहर का मतलब क्या है? हाँ सब नागलापुर और आसपेस्ट उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय भवन सिंहासन मंच का निर्माण कराया, लेकिन वो सिंहासन मंच ये दो मंदिर है, एक हजारा मंदिर है और एक मंदिर है विठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर के बारे में कहते हैं कि करीब हजारा मंदिर जो है इसमें अभी किसने बनवाया था ये क्लियर कहीं कहीं लिखा हो कि देवराय द्वितीय से लेकर शुरू होकर कृष्णदेवराय तक। इसमें रामायण की 1000 जो कथा है उसको 1000 चित्रों में उसको चित्र बनाकर और दीवारों में उसको क्या कहते हैं उसको नक्काशी करके उन चित्रांकित किया गया रामायण की कथा, इसीलिए उसको हजारा टेम्पल कहते हैं। ठीक है, कृष्णदेवराय हजारा मंदिर और एक दूसरा मंदिर जो है विठल स्वामी मंदिर जो कि कृष्ण का है, इसमें बालकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई। ये दो मंदिर है और दो शहर, ये नाम याद रखिएगा। ये सब पूछ लेता है ये छोटे छोटे सवाल। एक नंबर कृष्णदेवराय इसको कम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट बहुत थोड़ा तेज कर दिया और तेज बहुत सॉफ्ट। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 दिग्गज रहते थे जो अष्ट दिग्गज के नाम से मशहूर है। अष्ट दिग्गज के नाम से मशहूर है। अष्ट दिग्गज में से जो 8 में से 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है अल-शान पेडन्ना, अल-शान पेडन्ना, ये है तेलुगु के कवि अल-शान पेडन्ना। उन्होंने किताब को लिखी है मनुचरितम। मनुचरितम को और क्या कहते हैं ये भी लोग स्वरोचि संभव। स्वरोचि संभव ये सब प्रश्न आया इसमें मैं लिखा रहा हूँ। क्या नाम सर किताब का? मनुचरितम कहते हैं उसको, लेकिन ये तेलुगु में है तो इसको स्वरोचि संभव कहते हैं। स्वरोचि संभव, स्वरोचि संभव, स्वरोचि संभव। चाहे मनुचरितम लगे चाहे स्वरोचि संभव
ये जन्म लेते हैं। और इनकी दूसरी किताब है हरि कथा सागर। दूसरी किताब है हरि कथा सागर। एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि चाहे उत्तर भारत हो, राम हो, कृष्ण हो, चाहे उत्तर दक्षिण भारत हो, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से अगर हम साहित्य पे जाते हैं तो एक सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है राम और कृष्ण के नाम, चाहे लेकिन लैंग्वेज अलग है, चाहे तेलुगु बोल रहे हैं, चाहे कन्नड़ बोल रहे हैं, चाहे मराठी बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम देखते हैं कि कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, लेकिन ईश्वर के नाम पर चाहे वो टेम्पल बन रहे हैं, चाहे उत्तर भारत बन रहे हैं, तो राम के बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जोग्राफिकल यूनिटी की बात आ रही है, अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत डिफरेंसेस होने के बावजूद ये कंक्लूजन निकलेगा। और एक काम में बताएंगे, आपने तेनालीराम का नाम सुना बचपन में? ये तेनालीराम थे, इन्होंने पोंडुरंग महात्मा की किताब है तेनालीराम। तेनालीराम पोंडुरंग महात्मा। और एक किताब आपने बता रहा हूँ आपको, ये बड़ा अच्छा किताब है। ये पुस्तक है, इसको एक तरफ से पढ़ने पर रामायण कथा और दूसरी तरफ से पढ़ने पर महाभारत की कहानी। एक तरफ से पढ़ोगे तो लगेगा रामायण लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ से पढ़ोगे तो लगेगा महाभारत। ये लिखा है, इस किताब का नाम है पांडव्यूह किताब का नाम पांडव्यूह। और उसको लिखा है पिंगाल सुगत। अब आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि ऐसी किताब का नाम बताइए कि जिसमें एक तरफ से पढ़ने पर रामायण, दूसरी तरफ से पढ़ने पर महाभारत, और उसके राइटर कौन? तो राइटर का नाम क्या है? चाहे पांडव्यूह किताब का नाम आपको याद है तो एक नंबर का प्रश्न है। लेकिन अब बहुत पढ़ने के बाद तब कहीं ये निकलता है कि कितना ज्ञान है उसको कम करना है इतने में। तो मैंने आपको बताया ना, कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं पढ़ते तो इतना है, लेकिन एग्जाम देने से 15 दिन पहले वो इतने में ले आते हैं पूरा अपना नोट्स बिल्कुल बना के। एग्जाम देने जाने से पढ़ के ऐसे फेंकते हुए चले जाते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। पढ़ना आपको कितना है? इतना। लाना कितने में है? 15 से 20-25 तक पूरा सिलेबस, और सिलेबस से निचोड़ उसी को पढ़ना है, देख के चले जाना है। ज्ञान देखो कौन लोग पढ़ना, ये दिमाग है, फिर शुरू कर जाए। सबके बच्चे कहाँ क्वालिफाई करते हैं? जिनके पास अनुभव है वो अपने बच्चों को अनुभव दे देते हैं, तो बच्चे निकल जाते हैं। और कॉमन पीपल्स सिर्फ मेहनत करता है, फल नहीं मिलता। ये तरीका है। आपको बनाना खूब है, लिखना खूब है, इतने एक कोना पढ़ना सिलेबस में, मतलब जाना है तो सीखने में जाना। आपका किताब भी हो गया, इनके राष्ट्रीय प्रधान भी हो गया। प्रधान में 3 लोगों के नाम बताए, 3 लोगों की किताबों के नाम हो गए। और इनकी डेथ के बाद, इनकी 1529 में जब डेथ होती है, फिर एक्चुअली अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी अपने रहते फिर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। बोलते हैं कि युवराज जो होता है उसको बोलते हैं कि क्या करें, किस कौन सी सेरेमनी होती है, उसको बोलते हैं पट्टाभिषेक। जैसे राजा का होता है तो राज्यारोहण होता है, और राजा अगर जिंदा रहते अपना उत्तराधिकारी अनाउंस करते तो उसको बोलते हैं पट्टाभिषेक। उन्होंने पट्टाभिषेक कराया था अपने बेटे का, लेकिन उस बेटे की डेथ हो गई। तो फिर उनका दूसरा बेटा था, उसको
नहीं किया, बल्कि अपने कजिन ब्रदर जिसका नाम था अच्युत देव राय, उसको उन्होंने उनके डेथ के बाद अच्युत देव राय गद्दी पर बैठा, उनका बेटा नहीं बैठा। तो जब अच्युत देव राय गद्दी पर बैठा, इसको बस समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए कि अच्युत देव राय जो उनका कजिन ब्रदर था, तो वो गद्दी पर बैठा, तो उनका जो कृष्णदेव राय का जो दामाद था जिसका नाम था राम राय, और उसके 2-3 भाई और तिरुमल था, राम राय था, एक नाम। तो वो नाराज हो गया कि अपने कजिन को क्यों गद्दी पर बैठा दिया, अगर हमको बैठा दिया। तो अब यहीं से कन्फ्लिक्ट हो गया। राम राय चाहता है कि प्रशासन की बागडोर जो कि दामाद है कृष्णदेव राय तो हमारे पास रहे, लेकिन अच्युत देव राय चाहते हैं कि हमारे। और इस कन्फ्लिक्ट के चक्कर में आज ये 1529 से 1542 और फिर इसकी डेथ, और इसके बाद अच्युत देव राय का भतीजा सदाशिव राय, तो जब सदाशिव राय गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाममात्र के शासक होते हैं, वास्तविक जो सत्ता होती है वो राम राय के पास होती है, दामाद होता है कृष्णदेव राय। और राम राय का मदद कौन कर रहा है, उसके भाई तिरुमल एवं वेंकटाद्र, वेंकटाद्र और तिरुमल, ठीक है। तो अब राम राय चाहता है कि मेन जो पावर है वो हमारे पास है, एक कठपुतली शासक है, और इसी के चक्कर में जो युद्ध होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। और यहाँ से जो इसको वाटरलू का युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं वाटरलू, जिसको कहा है विजयनगर में इतिहास का वाटरलू की संज्ञा इतिहासकार एन वेंकट रमन वाटरलू इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर विजयनगर है और उधर बैमनी है। बैमनी कहेंगे लेकिन बैमनी 5 राज्यों में दिखाई है। एक का नाम है बीजापुर, इधर गोलकुंडा, ऊपर बरान, यहाँ पर हैमर, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा इसका और इन लोगों ने मिलकर आक्रमण किया, मतलब कि इन सबकी आपस में लड़ाई होती है एक दूसरे संघर्ष, और विजयनगर में हमको लड़ा मिलकर इन्होंने इसको हराया। इस वजह से विजयनगर समाज का निर्माण वाटरलू से नेपोलियन को मिलकर पूरे यूरोप के देश में मिलकर नेपोलियन को हराया। नेपोलियन सबको हराया, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का वाटरलू कहते हैं। नेपोलियन के पास पढ़ा है, नेपोलियन को ना पढ़ा। 1813 में से 3 राष्ट्रों ने मिलकर हराया था। ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया किस युद्ध में, कब? 1813 में, 1815 वाटरलू का 14 में दिन जीत और 15 में वाटरलू बेल्जियम में, जो ठीक है वो जीत जाता युद्ध, लेकिन मतलब एक ही साथ इस पर नहीं सिचुएशन आ गई, छोड़िए। तो इसमें जो किंग था सदाशिव राय, हम इसमें आप ये नोट करिए, विजयनगर का किंग सदाशिव राय एवं दक्षिण भारत की 4 मुस्लिम रियासतों के बीच में कालीकोटा का युद्ध हुआ। अब आपसे पूछता प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछता है कि 5 रियासतें थी, कौन सी रियासत ने कालीकोटा के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये प्रश्न 5 होता है ना, 1 2 3 4 5। इसमें आप क्वेश्चन पूछता है कि जब कालीकोटा का युद्ध हुआ उसमें कौन सी रियासत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बराबर। इसको नोट रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट जो संघ बना उसमें बरार जो था ये शामिल है, बाकी इन चारों के शामिल होगा। अच्छा, क्यों शामिल हुए इसको भी जानिए। राम राय की जो शासक तो ये था सदाशिव राय, और जो
के बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार एवं पीलर को आपस में ही लड़ाकर कमजोर कर, परंतु उसका दांव उल्टा पड़ा। दक्षिणी रियासतें टूटने के बजाय संगठित हो गई। अंततः राम राय की यही नीति विजयनगर के पतन का कारण बनी। वो सोचे थे कि इंटरफेयर करेंगे और आपस में सबको लड़ा देंगे, कमजोर हो जाएंगे, लेकिन पॉलिसी उल्टी पड़ गई। वो सब एक हो गए और सब मिलकर तुमको उठा दिया। लेकिन ये प्रश्न पूछा है, कौन सा शामिल नहीं था इधर ये और किसके किसके बीच में कौन दिया। इस युद्ध के बाद विजयनगर के तालीकोटा के युद्ध के बाद सीजर फ्रेडरिक 1567 में विजयनगर आया। सीजर फ्रेडरिक तो पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद कौन आया विदेशी यात्री। इटली का यात्री था, इटली का सीजर फ्रेडरिक तालीकोटा के युद्ध के बाद 1567 में विजयनगर आया था। और इसने लिखा है अग्नि एवं तलवार, अग्नि एवं तलवार, संबल एवं कुल्हाड़ियों के साथ, संबल एवं कुल्हाड़ियों के साथ एक के बाद एक के बाद वे अपना विनाश कार्य करते रहे। वे अपना विनाश कार्य करते रहे। विश्व के इतिहास में संभवतः कभी भी इतना विध्वंस नहीं किया गया। विश्व के इतिहास में संभवतः कभी भी इतना विध्वंस नहीं किया गया। यह वर्णनातीत है, यह वर्णनातीत है, यानी इसका वर्णन नहीं किया। वर्णनातीत है, इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का आपको कुछ यात्रियों के नाम लिख लीजिए, इसको पढ़िएगा मुझे आज यह खत्म का पता था। आप इसके बाद क्यों पढ़ लीजिए, निकोलो नाम लिखिए, निकोलो कोंटी, उसके बाद पढ़िएगा जरूर तक कि आपको पढ़ना यहाँ तक प्रश्न आता है। नंबर 1 निकोलो कोंटी सफल होता है। नंबर 2 निकोलो कोंटी का टाइम नोट कीजिए 1420 से 22। 1420 से 22। हाँ। दूसरा अब्दुल रज्जाक समरकंदी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। एथेनीसियस निक्टी, एथेनीसियस ये रूस का है। दुआर्टे बारबूशा, दुआर्टे बारबूशा, ये किस
राय के समय में आए। डोमिंगो पायस, ये भी किस राय के समय में है? 1520 से 1522 से। और 1519 का बताया, 1519 में बताया, 1535 में अच्युत देवराय के समय में। और यहाँ से समाप्त चल रहा है IAS में अभी 2 साल, इस 19 का कोटेशन सवाल पूछा है इसमें थोड़ा सा ये लिख लो, जो सवाल पूछा है उसको पढ़ो। इसमें 1535 में विजयनगर आया और फिर 3 वर्ष यहाँ रहा। इसने विजयनगर की महिलाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया। महिलाओं के बारे में कि महिलाएं किसने सर किसने सर वर्नाओं मूवीज 3 साल रहा, 1535 में आया, 3 साल रहा। इसने यहाँ की महिलाओं के बारे में विशद वर्णन किया कि महिलाएं कुश्ती करती थी, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण समझ रहे ना, लेखाकरण और भविष्यवाणी। क्या क्या सर फिर से बताना? चार कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी एवं लेखाकरण। मतलब मूवीज ने बताया कि उसने राजमहल में तैनात महिला अंगरक्षिकाएं को देखा। उसके अनुसार स्त्रियां भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, पहलवानी एवं मल्ल लिपिका, लेखाकार आदि कार्यों में संलग्न थी। उसने देखा, ये प्रश्न पूछा, यहाँ पर कुछ पढ़ेगा कि हाँ जी क्या पूछ कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ तक आप इन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ के जरा नोट बनाइएगा और ध्यान ये रखिएगा कि कौन पुर्तगाली है, कौन इटली का है और कौन अरब का है। तो अब आपका उत्तर कैसे सही होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1498 में पुर्तगाली आए और उसके बाद ही जो कोई ट्रेवलर पुर्तगाली आएगा तो उसके बाद ही आएगा। फिर आप केडी राय का आप पीरियड याद, या अगर इटली का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि 1936 में इंडिया का स्थापना की विजयनगर साम्राज्य, वहाँ से लेकर और देवराय सेकेंड जो ट्रेवलर्स आएंगे या तो इटली को सिर्फ एक ट्रेवलर है जो आपको रज्जाक देवराय सेकेंड के पीरियड में, ठीक है। और बाकी जो निकोलो पोंटी हैं ये सब लेकिन केडी रॉय के समय में नहीं आए। ये लोग जब स्थापना हुई है उस समय देवराय प्रथम के पीरियड में 1920 और 22 में। तो ये कैसे जब आप अपना नोट बनाइएगा, नोट कीजिएगा तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि पुर्तगाली कब आए। एक कोई कहते थे जैसे माइल स्टोन होता है ना, तो उससे ये याद हो जाएगा कि इसके पहले का इतिहास और इसके बाद का इतिहास। केरला के समय से जब पुर्तगाली आए थे तो उस समय मतलब कृष्णदेव राय मतलब जो शासन था 1498 में कृष्णदेव राय तो 1509 में मतलब विजयनगर साम्राज्य स्टैब्लिश था। तो कालीकट जो था जहाँ का सिक्किम जमोरिन था, तो वो ट्रिब्यूट देता था विजयनगर के अंडर में नहीं था, वो विजयनगर को टैक्स पे था। जैसे आज हम उत्तर प्रदेश में हैं तो क्या हम केंद्र के अंडर में सिस्टम एक पार्टी की सरकार, लेकिन हम केंद्र के अंदर में नहीं, ऐसी बात है। तो केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है,
बंगाल में नहीं लागू, क्योंकि वहाँ की सरकार नहीं चाहती। अगर कभी लागू करना चाहे तो, लेकिन नहीं लागू, क्योंकि राज्य के अपना अधिकार है। इसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, कल बैडमिंटन समाज बनाएंगे।